give it time. I know that I'm not easy. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वही जो हमारा पेंडिंग कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग में बच गए थे, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ऑप्टिक्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने किस तरीके से शॉर्ट नोट्स जो हैं उनको यूज़ में लेकर प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। आज हम आगे के जो 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर इन क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जहाँ पर हमने फिनिश किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। और साथ में ही हम रखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स। और आज मैं जो कॉपी यूज़ में लेने वाली हूँ, नोट कॉपी, वो मैंने वाइट पेज के लिए, ताकि जब मैं उसका सॉल्यूशन करूँ तो आपको अच्छे से क्लियरली वो दिखे। तो जो 21 क्वेश्चन है आप देख सकते हो स्क्रीन पे। स्वतः उत्सर्जक गुणक तथा प्रदीप्त उत्सर्जक गुणांकों की निष्पत्ति फोटोन की आवृत्ति की n की घात के समानुपाती होती है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार हमारा रिपीट होता जा रहा है, तो इसका आंसर आपके माइंड में फिट बैठ गया होगा कि जो n की घात है वो 3 है। जो भी वीडियो ये फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले जो मैंने 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन जो है इससे पहले वाली वीडियो में करवाया है। अगर आप वहां जाके पहले उन 20 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 3 होगा। उसके बाद में 22 क्वेश्चन है, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, जो कि हमने आप देख सकते हो 17 क्वेश्चन सेम टू सेम यही है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यही लिख देती हूँ। डी एन प्रोपोर्शनल होता है रूट 2n प्लस 1 के। तो आप जैसे जैसे n की वैल्यूज में पुट करते जाओगे आपको यहाँ पे रूट में वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो रूट 1, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो यहाँ पे रूट 3, इसी तरीके से रूट 5, रूट 7। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है एक समतल तरंगाग्र के लिए n वे अर्थ आवर्तन जोन की त्रिज्या समानुपाती होती है। ये वाला क्वेश्चन है। तो आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। जोन की बात हो रही है तो जोन वाला टॉपिक हम निकाल लेते हैं। ये देखिए जोन वाला टॉपिक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये त्रिज्या है, और अगर मैं इस त्रिज्या पे जो स्क्वायर है वो इन पे रूट लगा देती हूँ, तो आप देखोगे त्रिज्या जो होती है रूट एन की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जोन की जो त्रिज्या होती है वो उसके कोटि की क्या होती है, रूट नंबर की प्रोपोर्शनल होती है। अगला है यदि a प्लस बी ग्रेटिंग अवयव है तो केवल प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम फ्रिक्शन की शर्त क्या होगी। तो उसके लिए मैं आपको यहीं पे इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। हमें पता है कि a प्लस बी ग्रेटिंग के लिए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ओके, एन लैम्डा होता है। अगर ये जो एन होता है, ये जो एन होता है, ये लैम्डा के बराबर या फिर उससे ज़्यादा होता है, और 2 लैम्डा जो होता है उससे कम होता है, ये शर्त होती है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा यहाँ पे 90 हो जाए। तो एक और एन हमें क्या करना है, प्रथम कोटि की बात हो रही है, प्रथम कोटि की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी हमने रखा, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, इसके लिए एग्री करेगा। तो ये कंडीशन किसमें आ रही है, फर्स्ट में आ रही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माइकलसन व्यतिकरण मापी में लैम्डा की वैल्यू गिवन है और दर्पण से विस्थापित किया जाता है, तो दृश्य क्षेत्र को करने वाले फ्रिंजों की संख्या हमें निकालनी है। तो जैसे ही विस्थापित करने की बात आती है तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में अच्छे से छप गया होगा कि माइकलसन व्यतिकरण मापी की जब हम बात करते हैं तो और विस्थापन की बात हो रही है, तो एक फिक्स फॉर्मूला है, और उसी फिक्स फॉर्मूले से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, एक्स दूरी तक विस्थापित करने पर प्रकाश की तरंग वगैरह, ये मतलब हमें लैम्डा गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो लैम्डा है वो कितना है, 5896 एंगस्ट्रम,
तो सबसे पहले तो इसको आप चेंज कर लो मीटर में, और मीटर में चेंज करते हैं तो हम 10⁻⁻10 मीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू गिवन है 0.2948 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.02948 मल्टीप्लाई 10⁻³ मतलब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 25, क्वेश्चन है ये, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 2x/n, क्योंकि हमें फ्रिंजों की संख्या निकालनी है, तो 2x/λ। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इन सब के आंसर की मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना, सॉल्यूशन आपको सेल्फ करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ग्रेटिंग पर आपके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इतनी है, चौड़ाई इतनी है और रेखाओं की संख्या इतनी है, तो उसमें कितने दृश्य क्रम दिखाई देंगे, मतलब हमें इसके अंदर n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ग्रेटिंग वाला जो टॉपिक है वो निकाल लेते हैं। ये ग्रेटिंग वाला फॉर्मूला है। तो देखिए, हमें नंबर ऑफ फ्रिंज गिवन है, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमें गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें विभेदन क्षमता नहीं पूछी है हमसे, हमसे पूछा गया है क्रम। क्रम मतलब n की वैल्यू, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो l, यहाँ से आप a + b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उसके बाद में इसमें पुट कर दीजिए। लैम्डा आपको गिवन है, थीटा का मैक्सिमम मान रखना है और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सेल्फ कीजिए और इसका आंसर क्या होगा वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगी। उसके बाद में आइंस्टीन ए तथा बी गुणांकों का अनुपात, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहा है। देखिए, उस क्वेश्चन में हमने अच्छे से देखा था कि सबसे पहले तो ये कि जो n की घात है वो 3 है, तो जिसमें 3 है उसी को हमें करेक्ट करना है। तो इसमें 2 गिवन है, इसमें 2 गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, बचे हमारे पास 2। तो उस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया है और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें फॉर्मूला क्या गिवन था, तो उसमें 4 नहीं था, उसमें था 8, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है आइंस्टीन गुणांकों का अनुपात, 8πh⁻³ अगला क्वेश्चन है, माइकलसन व्यतिकरण मापी में गतिक्षम दर्पण को विस्थापित, और जैसे ही विस्थापित का नाम आता है आपको वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद में इसने बोला है कि 10 फ्रिंजें दृश्य क्षेत्र को पार करती है, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज भी आपको गिवन है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो भी आपका क्या लगेगा, तरंग दैर्ध्य फाइंड करनी है। माइकलसन में फिक्स फॉर्मूला है 2x/n, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है विस्थापन, और एन की वैल्यू भी आपको गिवन है 100, तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल ग्रेटिंग की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, 4000 रेखाएं हैं प्रति सेंटीमीटर है, लैम्डा गिवन है, प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम की विभेदन क्षमता फाइंड कीजिए। विभेदन क्षमता फाइंड करनी है हमें, तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्रेटिंग वाला जो टॉपिक है वो निकाल लेते हैं। ये हमारा ग्रेटिंग का टॉपिक, रिजॉल्विंग पावर हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखो कि हमें अगर कैपिटल जो n है वो अगर मिल जाता है और प्रथम कोटि के लिए फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, r फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ग्रेटिंग की जो चौड़ाई है, ग्रेटिंग की जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, ग्रेटिंग की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 4000 रेखाएं हैं। नंबर ऑफ लाइन इन 1 सेंटीमीटर कितनी है, 4000। जब 1 सेंटीमीटर में 4000 रेखाएं हैं, तो 4 सेंटीमीटर में कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर में रेखाएं हो जाएगी 16000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ लाइन। अब रिजॉल्विंग जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, एन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें प्रथम कोटि के लिए स्पेक्ट्रम की विभेदन क्षमता निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16000, तो आंसर आ जाएगा 16000। देख सकते हो आप, ये इसका आंसर है 16000। अगला क्वेश्चन देखिए,
रूबी लेज़र में प्रयुक्त पंपिंग विधि है। तो मैंने आपको ये आंसर इसका बताया था, नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये रूबी लेज़र के बारे में है और ऑप्टिकल पंपिंग इसमें होती है, मतलब प्रकाशीय कंपन इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश के लिए आवर्ती प्रयास ज्ञात कीजिए यदि सफेद प्रकाश की तरंग दैर्ध्य प्रयास यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए हमें आवर्ती परास ज्ञात करनी है। तो आवर्ती परास ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्वेश्चन नंबर है ये 31। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेल म्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और डेल लैम्डा। तो इसके अंदर देखिए हमें लैम्डा 1 गिवन है 3500 और लैम्डा 2 गिवन है ये। सिर्फ हमें ये डेटा गिवन है और हमें फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू तो हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें डेल लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर कहाँ से फाइंड करना है। देखिए डेल लैम्डा मतलब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा। आपको इसमें से इसको माइनस करना है। जो लैम्डा है वो फाइंड कैसे होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2, मीन वैल्यू को हम लैम्डा बोलेंगे। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। उसके बाद आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 32, इसके अंदर मेरा कुछ डाउट था अच्छे से, क्योंकि मेरा आंसर कुछ और आ रहा था और ऑप्शन इसमें 1.5 दे रखा था। तो इसको अभी हम रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 33, जिसके अंदर हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है, म्यू का मान गिवन है और अपवर्तन कोण दे रखा है। तो इसके अंदर में हमें मोटाई फाइंड करनी है और जिसके लिए फॉर्मूला होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एन लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगला है, एक समतल उत्तल लेंस तथा कांच की समतल प्लेट से न्यूटन वलय प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 मीटर, तरंग दैर्ध्य गिवन है और लेंस का व्यास। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिंग। तो इसके लिए देखिए नंबर ऑफ रिंग की बात हो रही है, तो माइकलसन व्यतिकरण मापी में न्यूटन वलय की बात करते हैं हम। इसके अंदर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे न्यू जो है उसको आपको 1 लेना है क्योंकि वायु के लिए 1 होता है। dn जो होगा वो 4n r लैम्डा रूट के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगला 35, द्रव का अपवर्तक नाम ज्ञात करने के लिए न्यूटन वलय प्रयोग में चौथी प्रदीप्त वलय का व्यास नापा गया। तो द्रव रहित और सहित दोनों का आपको व्यास दे रखा है इतना, तो द्रव का अपवर्तक नाम ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है D प्रोपोर्शनल 1/√μ। तो इसको आप कैसे कर सकते हो वो देखो। D है, अगर हमने D1 ले लिया वायु सहित, मतलब द्रव रहित को हमने D1 माना है और इसको इक्वल कर दिया 1/√μ1 के। उसके बाद में D2 ले लिया हमने द्रव सहित, इसको इक्वल कर दिया μ2 के। जब इसमें इसका डिवाइड हम करते हैं तो D1/D2 प्रोपोर्शनल μ2/μ1। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, द्रव का अपवर्तक नाम ज्ञात करना है और द्रव का अपवर्तक नाम है ये वाला। तो यहाँ से जब फॉर्मूला निकलेगा तो μ2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा D1/D2 का स्क्वायर और μ1। तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू आपको गिवन है। D1 की वैल्यू, D1 यहाँ पे क्या है, द्रव रहित के लिए व्यास है, तो द्रव रहित के लिए व्यास हो जाएगा 2.52। D2 द्रव सहित के लिए व्यास है तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 2.21। μ1 जो है वो द्रव रहित के लिए क्या है, अपवर्तक नाम है। द्रव रहित है मतलब क्या है, वायु है, और वायु का अपवर्तक नाम क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ से आप μ2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन वलय के प्रयोग में 5वीं तथा 15वीं वलय के व्यास क्रमशः दे रखे हैं। यदि प्रयुक्त प्रयास का तरंग दैर्ध्य इतना है तो लेंस की वक्रता त्रिज्या फाइंड कीजिए। तो इस तरह का जो हमने क्वेश्चन है वो किया था, जिसका फॉर्मूला होता है R = d² dnp माइनस dn का स्क्वायर अपन 4p लैम्डा। dnp मतलब 15वीं वलय का व्यास, 5वीं वलय का व्यास, और p की वैल्यू कैसे आ जाएगी, जैसे n + p 15 है तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 5 मतलब p = 10। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो सारी वैल्यू आपको दे रखी है, आपको सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या का।
अगला देखिए, न्यूटन वलय के प्रयोग में यदि कांच की प्लेट और समतल लेंस के वक्र पृष्ठ का मध्य अपवर्तक गुणांक म्यू है तो इतना दे रखा है, तो न्यूटन वलय के व्यास किस अनुपात में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए जो आपका होगा सॉल्यूशन, वो देखिए क्या होगा। D1 है म्यू1 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, D2 है U2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और U1 अपॉन U2 हमें गिवन है 4/3। तो जब इसका रेशियो हम निकालेंगे तो रेशियो सीधा सीधा आता है U2 अपॉन U1। तो जब हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा D1 अपॉन D2 प्रोपोर्शनल टू 3/4। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन वलय के प्रयोग में Nv तथा N+8वीं दीप्त वलयों के व्यास इतने आपको गिवन है और वक्रता तेजा भी गिवन है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राप्त कीजिए। तो वही वक्रता तेजा वाला जो फॉर्मूला है वो आपको इसके अंदर अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा 4p लैम्डा। तो यहाँ देखिए सबकी वैल्यू गिवन है, r dn प्लस p dn और p की वैल्यू दी। तो फाइंड क्या करना है आपको, लैम्डा। तो लैम्डा को आपको इधर लेके जाना है और r को आप नीचे ले जाओगे, आपका आंसर इससे आ जाएगा। अगला है 39, माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में यदि दर्पण को इतनी दूरी तक घिसकाया जाता है, तो घिसकाया जाता है या विस्थापित किया जाता है या फिर हटाया जाता है, सबका मतलब एक ही होता है कि हमें x की वैल्यू गिवन है। तो x की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंज गिवन है, तो हमें तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्घ्य फाइंड करनी है, मतलब वही माइकलसन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लैम्डा इक्वल टू 2x अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है 40 का, माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग में सोडियम लैंप का प्रकाश आपतित होता है। तो जैसे ही माइकलसन का नाम आ गया, आप फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आपको सबसे पहले देखना है क्या क्या गिवन है। तो देखिए लैम्डा गिवन है, फ्रिंजों की स्थिति में लाने पर दर्पण को हटाया जाता है, मतलब x की वैल्यू गिवन है, और सोडियम की स्पेक्ट्रम रेखाओं की, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। λ1 माइनस λ2 की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा आपको गिवन है और x की वैल्यू भी आपको गिवन है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने 20 क्वेश्चन और कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे। अगर इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो मैंने कंप्लीट नहीं करके दिखाए हैं आपको, ओनली फॉर मेथड को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप फॉर्मूला पुट करके आपको सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। बाकी मैंने जितना मेरे से होता है उतना मैंने आपको क्लियर अच्छे से समझाया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। और बाकी फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बताइए कि नंबर आप डाल दीजिए क्वेश्चन का कि ये वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में नहीं आया है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, और अगली वाली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन पर, और 1 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कि इसका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के क्वेश्चन के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बाय बाय।